नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून है। खबर बहुत ही गर्मा गर्म है, साउथ कश्मीर से जुड़ी हुई खबर है और यह खबर देश की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ती है। 15 एकड़ जमीन पर एक मदरसा सालों से चल रहा था, जिस पर यूएपीए के तहत एक्शन लिया गया है। अंशुल गर्ग जो वहां की प्रशासनिक जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, उनके द्वारा यह एक्शन लिया गया है। इस मदरसे, कहने को यह मदरसा, लेकिन अंदर टेरर फंडिंग, सज्जाद भट्ट, ये नाम आपको याद होगा, पुलवामा से जुड़ा हुआ नाम। 2017 तक यह आतंकी वहां पड़ता रहा, यह जानकारी भी सामने आई। पूरी तरीके से अनरजिस्टर्ड, जमाते इस्लामी द्वारा फंडेड, जिसको कि भारत में बैन किया गया। भारत सरकार ने संगठन पर बैन लगाया है। कैसे एक पनाहगाह बनता चला गया और आज तक ये चल रहा था, यानी मदरसा जहां पर एक नई पौध आती है और उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ भरा जाता है, ये आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं जब इस तरह के मदरसे हो। समझने की कोशिश करते हैं मामला क्या है और इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और अब जब ये कार्रवाई हुई है तो इससे क्या बदलाव हमें घाटी में, चूंकि साउथ कश्मीर की हम बात कर रहे हैं जो कि आतंक से सबसे ज्यादा त्रस्त इलाका है। पंकज जी, ओवर टू यू। भुवन, 2017-18 में एक सरकार की रिपोर्ट आई थी, जम्मू कश्मीर सरकार की, और उसमें यह कहा गया था कि रेडिकलाइजेशन या कट्टरपंथ शुरू कहां से होता है। तो उसमें बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी नाम आए थे और उसके बाद से लगातार इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। सबसे पहले 215 जो स्कूल्स चल रहे थे उन्हें सरकार ने अपने अंडर लिया और फिर वहां का सिलेबस चेंज कराया, वहां की पढ़ाई लिखाई, और उसको ये नजर रखती थी उस पर। और उसी तरह ये जो 215 जिन्हें सरकारी स्कूल बनाया गया वो पहले मदरसे थे। उसके बाद एक और चरण हुआ जिसमें 37 इस तरह के मदरसे थे जहां ये शक था, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, सिर्फ शक नहीं, बाकायदा लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि यहां पे बच्चों में कट्टरपंथ के बीज डाले जा रहे हैं। तो उनको फिर 38 को भी किया ये। अब जब एक एक करके बहुत सारे संस्थानों पे छापेमारी की गई और कुछ ऐसे संस्थान थे जो कि ऐसे संगठन द्वारा चलाए जा रहे थे जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जुड़े हुए थे और उनसे फंड प्राप्त कर रहे थे। उसी में ये छोटा इमाम एक इलाका है, सोपिया के पास है ये। सोपिया इलाके में ये 25 साल पहले खुला, जमाते इस्लामी ने इसे खोला था जी। और 2019 में भी इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। और जब प्रतिबंध लगाया गया उसके बावजूद ये कार्य करता रहा। करीब 600 बच्चे पढ़ते थे। आरोप है वो बहुत संगीन है। सबसे पहली बात यह कि ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी तरफ से कर दिया। सरकार के पास से इस जो मदरसा है जमाते इस्लामी वाला, इसके खिलाफ 3 रिपोर्टें आई थी। एक रिपोर्ट अंशुल गर्ग ने भेजी थी वहां के लोकल एसएसपी से, दूसरा इंटेलिजेंस ने भेजी थी, और तीसरा एक रिपोर्ट पहले आई थी 2018 वाली, कि ये तो बार बार सख्त हिदायत के बावजूद ये सब मान नहीं रहे थे, क्योंकि ये जमाते इस्लामी और उन्हीं का ये पूरा संस्थान चला था। और ये सबसे बड़ी बात है कि इन पे आरोप था कि ये फंड प्राप्त कर रहे हैं वैसे लोगों से जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब बार बार चेतावनी के बावजूद नहीं माने तो सरकार ने एक्शन लिया है और पहले तो इसे बंद कराया गया। और जो 600 बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में, जहां एक रेगुलर पढ़ाई होती है, और वहां पे इनका दाखिला दिला दी जाएगी। सारा जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट है उसका पहले से योजना है। बच्चों को जरा भी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह के संस्थान नहीं चलेंगे क्योंकि जो बेसिस है आतंकवाद का वो यही है। यही जो पढ़ाने वाले टीचर थे या मौलवी थे वो वहीं से नफरत के बीज डालना शुरू करते थे बच्चों में, जो कि बाद में बड़े होकर जो आतंकवादी वगैरह में शामिल हो जाते थे। और इस संस्थान से जुड़े कई छात्र आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे क्योंकि उनकी परवरिश और उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो यही कट्टरपंथी सोच के कारण होती थी। ये तो हो गया परिप्रेक्ष्य या बैकग्राउंड क्या था जो आप समझ सकते हैं। एक बहुत अहम बात मैं कर रहा हूं, ये सोपिया वो जो इलाका है लोअर श्रीनगर से जब आगे बढ़िएगा तो बारामूला वगैरह का सब इलाका, ये पूरा जो इलाका है ये किसी जमाने में कट्टरपंथ का गढ़ हुआ करता था, जिसमें अब्दुल गिलानी थे और ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाला था, कौन था वो जो यासीन मलिक, हाँ वो सब था। ये सब उसके कार्यक्षेत्र वाले इलाके थे और यहाँ एक पूरी की पूरी 2 पीढ़ी को लगभग बर्बाद कर दिया। और
बेरोजगारी थी, कुछ नहीं था। अब उसी शोपिया इलाके में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर टूरिज्म विकास के लिए काम किया है। अब टेररिज्म नहीं, टूरिज्म चलेगा, ये एक नारा वहां पे है। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज और बहुत पब्लिक एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, सबसे बड़ा जो पुलिस का रिक्रूटमेंट जो स्कीम निकाली गई थी, यही बारामूला में निकाली गई थी। तो एक तरफ सरकार नॉर्मलाइज करना चाहती है और फिर भी सरकार ये एहतियात बरत कि वापस कश्मीर उस अंधेरे युग में न चला जाए जहां से खींचकर यहां तक लाया गया है। तो वैसे जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, वैसे जो भी संस्थान होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो किसी बिजनेस हाउस द्वारा चलाए जा रहे हो या कोई भी हो, अब उनको रेडिकलाइजेशन की इजाजत नहीं जा सकती, कट्टरपंथ की इजाजत नहीं जा सकती। और जो भी कार्रवाइयां होती है वो उसमें 3 लेयर रखा गया है। एक तो लोकल पुलिस का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो एक रिपोर्ट भेजता है, एक भारत सरकार का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो रिपोर्ट भेजता है, और फिर आसपास के लोगों की जो शिकायत अगर है, किसी ने कंप्लेन किया तो पहला वहां से होता है। जब ये सब एक तरफ के आते हैं और बाकायदा उसके लिए सबूत होता है, जब सब कुछ इकट्ठा हो जाता है तब ये कार्रवाई की जाती है। जो बहुत सारे गुप्तकार अलायंस वाले लोग थे, इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ तो धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, ये तो जरा वो पता करें कि आज से 25 साल पहले इसकी नींव किसने डाली थी, क्यों डाली थी, और जमाते इस्लामी से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, और रजिस्ट्रेशन इस संस्था का किसके राज में कराया गया था। बिल्कुल, ये सवाल, कई सारे सवाल हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस ही नहीं, एनआईए भी इसकी तहकीकात कर रही है। और जो जानकारी हमारे पास आई पंकज जी बड़ी चौंकाती है, क्योंकि कई बार इस मदरसे से जुड़े टेरर फंडिंग की बात हो या फिर रिक्रूटमेंट की बात हो, इस पर वक्त वक्त पर इन्वेस्टिगेशन होती रही है। और 2014 के बाद से यहां पर करीब 1 दर्जन आतंकियों का इस मदरसे से लिंक बताया गया। जब इतना बड़ा साक्ष्य हमारे सामने, एक बात बताता हूं कि पहलगाम हमले के डायरेक्ट जो अटैक करने वाले थे वो तो नहीं, लेकिन उनको जो शेल्टर प्रोवाइड करने वाले थे, जो उनके लिए जो मैनेज कर रहे थे पीछे से सारी चीजें, उनकी सुविधाएं, कहां ठहरेंगे, कैसे भागेंगे, क्या करेंगे, जो लोकल उनका सपोर्ट था, उसमें इस मदरसे से जुड़े हुए कुछ बच्चे थे। जैसे 3 कम से कम पहचान हुई है। एक कोई अजहर नाम का लड़का है जो कि इस मदरसे का स्टूडेंट है, उसने शेल्टर दिया था। तो पहलगाम हमले से भी इसके लिंक जुड़ रहे थे। और जो भी इस तरह की एक्टिविटीज थी, लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, किसी एक दिन के शिकायत पे नहीं किया गया। और वार्निंग मैंने तो आपको बताया ना कि 2019 में भी इस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कश्मीर के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन कश्मीर में शांति के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी खबर है। अब इस पे पॉलिटिक्स कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन उससे अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक एक चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और पंकज जी थोड़ा सा बताएं, जैसे ये जो आप इसके बारे में थोड़ा डीप स्टडी करते रहे हैं, जो ये मदरसे होते हैं जहां पर तालीम के नाम पर तालीम छोड़कर सब कुछ होता है, और ब्रेन वॉशिंग से लेकर के यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग तक की मैं बात करना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं जो लोग आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं, और ये सच्चाई है। होता ये था कि कश्मीर के एक व्यापारी थे, दिल्ली में रहते थे, पुरानी दिल्ली वाले में, और वो ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी थे। मतलब कश्मीर से ड्राई फ्रूट्स लाना और भारत के अलग अलग शहरों में बेचना। लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स अपना दूसरे देशों में भी बेचते थे। लेकिन बाद में ये खबर आई, एनआईए को ये खबर लगी कि ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, कि जितने का ड्राई फ्रूट्स लाएं और जितने का बेचा, तो वापस कश्मीर वो भेजते थे किसानों को। लेकिन जो भेजा जा रहा था वो कई गुना ज्यादा था। मान लिया उदाहरण के तौर पे कि 25 लाख का ड्राई फ्रूट्स लाए और हम सब जगह बेच दिए, लेकिन जब वापस भेजा जा रहा है तो 50 लाख का 55 लाख भेजा जा रहा है। तो ये कैसे है? जब एनआईए ने पता लगाया तो पता चला कि पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो दुबई पहले पैसे भेजता था, और दुबई में जिस दुकान या ये बिजनेसमैन को या जो संस्थान को ये भेजते थे ड्राई फ्रूट्स, वो वहां से दुगनी रकम वो संस्थान ही, मान लिया कि आईएसआई भेजा दुबई में, समझिए कोई एक स्टोर चलाने वाला है, और उस स्टोर चलाने वाले को यहां से कश्मीर से ड्राई फ्रूट्स भेजा गया 10 लाख का, और वो पेमेंट कर रहा है 25 लाख, और वो 25 लाख टेरर फंडिंग थी। आईएसआई डायरेक्ट पैसे ना भेज के वाया दुबई वाया ये व्यापारी वापस वो भेजता था, और वो पैसे का एक हिस्सा जो अपना इनका है वो निकाल लेते थे, और बाकी पैसा वो टेरर एक्टिविटीज में लगाते थे। तो ये इस तरह से पकड़ा गया। और बहुत आपको आश्चर्य होगा कि ये जो व्यापारी था, ये इन पैसों का इस्तेमाल वहां कई मदरसे चलाने के लिए किया जा रहा था, कर रहा था। ये कुपवाड़ा का मामला है ये जी। और मदरसे भी बहुत छोटे छोटे थे, ऐसे टोपोग्राफी में खुले हुए थे कि पहाड़ों के बीच में, जहां आतंकवादियों के लिए शेल्टर आसान होता था, और बॉर्डर इलाके में थे। बाद में ये पूरा रैकेट भ्रष्ट हुआ था। तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण बताया कि कैसे काम
करते थे ये सब। 137 किलोमीटर की दूरी है कुपवाड़ा और शोपियां के बीच, अभी मैं देख रहा था। और जो आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां हैं उनमें ज्यादा फर्क है नहीं। लेकिन इस मदरसे की जिसकी हमने बात आज हम कर रहे हैं, ये दक्षिण कश्मीर का सबसे बड़ा मदरसा। हाँ, मतलब ये तो कोई ऐसा भी नहीं कि छुप करके कोई काम हो रहा हो, ये तो खुले में और बहुत सालों से ये स्थापित है, बहुत सालों से ये काम हो रहा है। तब जब इस पर कई मामले एक बात पेंडिंग और पड़े हुए बता दूं, इन्वेस्टिगेशन, मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता था, लेकिन महबूबा मुफ्ती के शासनकाल में इसे रजिस्ट्रेशन मिला था और उसके बाद से इसको विस्तार ही मिलता गया। देखिए, कहने के लिए तो ये पढ़ाते हैं बच्चों को, एजुकेशन देते हैं, लेकिन एजुकेशन की आड़ में जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे उसके अनुसार एजुकेशन की आड़ में बहुत सारे टेरर फंडिंग के भी काम चल रहे थे और कुछ टेरर एक्टिविटीज भी चल रही थी। इस वजह से ये कार्रवाई की गई। चलिए देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब अगला कदम क्या होता है, इस पूरे मामले पर अगली कार्रवाई किस रूप में सामने आती है। फिलहाल यूएपीए के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। यूएपीए की धारा 8(1) के तहत इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इससे पहले भी इस पर कई मामले चल रहे थे, हमने बातचीत में आपको सारी चीजें बताई। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।